नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं जो वित्तीय बाजार 12th क्लास की जो व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का जो वित्तीय बाजार 10वां चैप्टर है, उसी में हमारा जो क्रम चल रहा था प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, दोनों के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। दोनों का अलग अलग वीडियो के माध्यम पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया है कि प्राथमिक बाजार क्या है, उसके बीच कार्य महत्व, द्वितीयक बाजार क्या है, उसके कार्य महत्व विशेषताएं। आज उन्हीं दोनों बाजारों यानी कि प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आखिर अंतर क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जब किसी चीज़ के बारे में जब आप समझ लेते हैं तो समझने के साथ जब आपको उसकी पूरी तरीके से समझ आ जाती है तब आप उसमें अगर अंतर भी कहेंगे तो आप अंतर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इसी को आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि आपके ही सहयोग से हमारे वीडियोस के माध्यम से कई बच्चों को सपोर्ट मिलेगा और जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर की तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार के अंतर को, इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं हम। क्या है प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की प्रकृति, आखिर जो सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूति है जिसमें लेन देन किया जाता है इस व्यापार में, उसका क्या मतलब यहाँ पर निकलता है। प्राथमिक बाजार में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है जो किसी कंपनी द्वारा प्रथम बार निर्गमित की गई होती है। यानी कि प्राथमिक बाजार में जैसे मैंने बोला था प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में क्या अंतर हो गया। प्राथमिक बाजार जहां किसी प्रतिभूति का, चाहे वो अंश हो, डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, तो इस तरीके की प्रतिभूति का पहली बार जारीकर्ता द्वारा जारी किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। तो प्राथमिक बाजार यही है, पहली बार किसी प्रतिभूति को प्रथम बार जारी की जाती है। ठीक, तो वहीं द्वितीयक जो बाजार होता है इसमें उन प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है जो पहले से निर्गमित की गई होती है। यानी कि यहाँ पर उन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है जो पहले ही जारी हो चुकी होती है। यानी कि पहले ही बाजार में जारी होने के बाद बाजार में मौजूद है क्रय विक्रय के लिए। तो इस तरीके से कंपनी द्वारा पहली बार जब जारी किया जाता है किसी प्रतिभूति का तो वहाँ बाजार होता है प्राथमिक बाजार, और द्वितीयक बाजार जो पहले ही जारी हो चुकी होती है और जो मौजूद है बाजार में वही उसका क्रय विक्रय किया जाता है, तो वो होता है द्वितीयक बाजार। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया प्रतिभूतियों की प्रकृति। यहाँ वो बाजार है जहाँ प्रतिभूतियों का किसी कंपनी द्वारा प्रथम बार जारी किया जाता है और जहाँ वो प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है जो पहले से ही जारी हो चुकी होती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। मुख्यतः हालांकि इन दोनों में मुख्यतः यही अंतर है, पहली बार जारी होना और पहले से जारी प्रतिभूतियों का लेन देन होना। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका अर्थ भी यही होता है। व्यवहार के पक्ष, प्राथमिक बाजार में दो पक्ष होते हैं, एक निर्गमन करने वाली कंपनियां एवं सामान्य विनियोजक। यहाँ दो पक्ष के बीच में लेन देन हो रहा है। एक जारीकर्ता कंपनी, जारीकर्ता कौन, कंपनी, संस्था या सरकार जिन्होंने अपनी प्रतिभूतियों का प्रथम बार जारी किया गया या जारी करने का होता है। तो जारीकर्ता और जो निवेश कर रहा है, जो इन जारीकर्ता के प्रतिभूतियों को खरीद रहा है, तो इन दो लोगों के पक्ष में ही, मध्य में ही व्यवहार किए जाते हैं, लेन देन किए जाते हैं। तो यहाँ पक्ष कौन से हो गए, एक जारीकर्ता कंपनियां, दूसरा एक विनियोजक, सामान्य विनियोजक जो उस जारीकर्ता वाले कंपनी, संस्था से प्रतिभूतियों को पहली बार क्रय करता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ भी दो पक्ष होते हैं, इसमें भी क्या हो गया, द्वितीयक बाजार में भी दो पक्ष होते हैं, एक पुराना विनियोजक एवं नया विनियोजक। भाई द्वितीयक बाजार में कंपनी से तो कोई लेन देन हो नहीं रहा, पहली बार प्राथमिक बाजार में सीधे कंपनी से क्रय किया जा रहा है, वहाँ कंपनी से विनियोजक खरीद रहा है। द्वितीयक बाजार में कंपनी नहीं,
जिन्होंने पहले ही किसी कंपनी से प्रतिभूतियों को खरीदा है, अंशों को खरीदा है, डिवेंचर को खरीद चुके हैं, वही विनियोजक, वही निवेशक उन अंशों को किसी और को बेचने के इच्छुक हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पुराने विनियोजक और नए विनियोजक के मध्य में लेन देन होता है। इसलिए यहाँ पर भी दो पक्ष हो गए, पुराना विनियोजक यानी निवेशक और नया विनियोजक यानी निवेशक। और यहाँ जारीकर्ता कंपनी, सरकार और सामान्य विनियोजक जो खरीदता है। ठीक है, यहाँ भी दो पक्ष, यहाँ भी दो पक्ष। यहाँ दो पक्ष कौन? जारीकर्ता और विनियोजक, और यहाँ पर पुराना विनियोजक और नए विनियोजक का पक्ष होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया पूंजी निर्माण। प्राथमिक बाजार पूंजी का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से करता। देखिए, पूंजी निर्माण तो जो प्राथमिक बाजार हो चाहे द्वितीयक बाजार, दीर्घकाल के लिए पूंजी निर्माण करते हैं। बस क्या है कि कभी भी अचानक कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको धन में परिवर्तन करने की क्षमता भी रखते हैं। तो पूंजी बाजार जो दीर्घकाल के लिए करते हैं। मुद्रा बाजार तो एक वर्ष के अंदर के लिए, एक वर्ष के लिए जिसमें विनियोजित किया जाता है, एक दिन से लेकर के एक वर्ष तक। पूंजी बाजार जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए विनियोजित किया जाता है। अब पूंजी बाजार के ही दो भाग हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, जिसे द्वितीयक को गौण बाजार भी कहा जाता है। याद रखेंगे, द्वितीयक को गौण बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजी का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि सीधे कंपनी से लेन देन होता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट लेन देन हो रहा है। लेकिन जहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। यहाँ निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, क्योंकि सीधे कंपनी से ना लेकर विनियोजक के मध्य लेन देन किया जाता है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का पूंजी जो होता है वो निवेश होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके बाद है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। चौथा पॉइंट, प्राथमिक बाजार में विनियोजकों द्वारा प्रतिभूतियों का केवल क्रय किया जा सकता है। प्राथमिक बाजार में जब प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है तो विनियोजक इसमें सिर्फ क्रय करता है, खरीदता है। फिर कंपनी को वापस थोड़ी बेचेगा, आपको तो कंपनी से खरीद रहा है, जारी करने वाली संस्था से खरीद रहा है, सरकार से खरीद रहा है वो, तो अब उन्हीं को वापस क्यों बेचेगा? कंपनी तो धन जुटाने के लिए अंशों को, ऋण पत्रों को जारी करती है। अब उनको बेचकर खरीदने का कोई मतलब तो होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर विनियोजक द्वारा प्रतिभूतियों का सिर्फ क्रय किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं, क्यों नहीं है? द्वितीयक बाजार में विनियोजकों द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय दोनों कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर क्रय विक्रय दोनों, भाई पुराना विनियोजक बेच रहा है और नया विनियोजक उसको खरीद रहा है, तो क्रय विक्रय दोनों हो गए। पुराने विनियोजक ने प्रतिभूति यानी अंशों को बेचना है, ऋण पत्रों को बेच रहा है, बॉन्ड को बेच रहा है, जो जहाँ पर उसने निवेश किया। भाई उसने 10,000 अंश खरीद लिए, अब वो सोच रहा है 10,000 अंशों में 1,000 अंश में बेचना चाह रहा हूँ। 1,000 अंशों को उसने बेच दिए किसी नए निवेशक को जो पैसे लगाने की इच्छुक है। तो यहाँ पर उसने बेच दिया और नए निवेशक ने जिन्हें खरीदना हो, कंपनी से तो मिलना हो नहीं पा रहा, कंपनी से मिल नहीं पा रहा, तो वो किसी विनियोजक से ही उस कंपनी के कुछ अंश खरीद देता है। तो यहाँ खरीदना और बेचना दोनों चल रहा है, क्योंकि एक विनियोजक ने बेचा है और एक विनियोजक खरीद रहा है, तो क्रय विक्रय दोनों हो गए। यहाँ पर क्या हो गया? विनियोजक सिर्फ खरीद रहा है, जारी करता कंपनी से, संस्था से, सरकार से। ठीक है, एक जारी करता है जिन्होंने जारी किया, जारी करके धन जुटाते हैं, और विनियोजक जो धन निवेश करता है खरीद कर। तो यहाँ पर सिर्फ क्रय किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रय विक्रय दोनों कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा क्या है? मूल्य निर्धारण। देखिए, प्राथमिक बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता भी है कि प्राथमिक बाजार में मूल्य का निर्धारण, जो प्रतिभूतियों का मूल्य का निर्धारण कौन करता है? सिंपल सी बात है, कंपनी के प्रबंधकों द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर क्या है? कंपनी के प्रबंधकों द्वारा मूल्य निर्धारण होता है, जबकि यहाँ पर जो मूल्य का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। भाई कितनी डिमांड है, उसके मुकाबले में पूर्ति कितनी है। जब मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ती है, लेकिन जब मांग कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो तो फिर कीमत घट भी जाती है। भाई डिमांड है मान लीजिए 1000 अंशों का और मार्केट में है 500 अंश, तो लेने वाले 1000, जो बेचने वाला 500, तो फिर रेट बढ़ा दिया जाता है, भैया फिर तो इतना देना है तो लो, नहीं तो और लोग हैं। और लेकिन अगर 1000 की डिमांड है और 2000 शेयर हैं, 1000 की डिमांड है, तो फिर तो कहेगा भैया
चल ठीक है भैया तू ले ले, कोई बात नहीं, तू मेरे अंश ले ले, तू मेरे अंश ले ले। तो वो एक दूसरे को अपने अंश को बेचने के प्रति दूसरों को आकर्षित करते हैं कम रेट देकर। तो यहाँ क्या हो गया, मांग और पूर्ति के आधार पर ही कीमत तय होती है, और जबकि प्राथमिक बाजार में जो प्रतिभूतियों का जो मूल्य निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, कंपनी के प्रबंधकों द्वारा तय होता है, क्योंकि पहली बार जारी होता है। जारी करने से पहले उसके मूल्य निर्धारण कर दिए जाते हैं कि भाई कंपनी के ये शेयर इतने रुपए के हिसाब से है, ऋण पत्र है तो इतने के हिसाब से है, तो वो पहले से तय करने के बाद ही उसको जारी किया जाता है, ताकि वह उससे जो निवेश में जो पैसा आता है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जा सके। और यहाँ पर क्या हुआ, मांग और पूर्ति के आधार पर, मांग जितनी होगी पूर्ति कम होगी तो कीमत ज़्यादा होगी, मांग कम होगी पूर्ति ज़्यादा होगी तो फिर कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया मूल्य निर्धारण। इसके बाद आता है छठा, भौगोलिक सीमाएं। भैया प्राथमिक बाजार की कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती है, यहाँ पर कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है भाई। यहाँ पर कोई एक स्थान तो है नहीं भाई, निश्चित स्थान कहीं कोई, जैसे कहीं बाजार निश्चित कर दिया भैया यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पर ये चीज़ मिलेगा, तो वो वहाँ पर जाके खरीदा। दुकान वाला जैसे निश्चित है कि भैया यहाँ दुकानदार यहाँ बैठा है तो वहाँ बैठ गया, भैया चले ठीक है वो बैठा हुआ है दुकानदार, वहाँ से लिया है, तो वो एक निश्चित हो गया। तो यहाँ कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है भैया, यहाँ पर कोई भौगोलिक तरीके से कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं निश्चित नहीं है भैया कि ये यहाँ मिलेगा। यहाँ क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेन देन होता है कि भाई ऑनलाइन माध्यम से या किसी तरीके से उसमें, जैसे आजकल तो ऑनलाइन चल रही है, कंप्यूटर मेल के माध्यम से किसी माध्यम से ऑनलाइन चल रहा, तो ऑनलाइन लेन देन हो रहा है, तो इसलिए इस पर कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती। जबकि द्वितीयक बाजार की सीमाएं प्राय सीमित तथा निश्चित होती है। भाई द्वितीय बाजार की सीमाएं प्राय निश्चित होती है, भाई पता है कि एक व्यक्ति जिसने बेचना है भाई ये फलाना व्यक्ति है, उसको बेचना है और हमने खरीदना है, तो नया निवेशक सीधे उससे संपर्क करता है। दो तरीके से संपर्क होता है, एक BS स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, और एक दूसरा जो COT के बाद जैसे कहते हैं तो उसके माध्यम से, OTC के माध्यम से, अदर द काउंटर, तो इसमें क्या हो गया, OTC के माध्यम। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों के मध्य, दो पक्षों के मध्य लेन देन होता है। वो निश्चित है भैया फलाना व्यक्ति बेच रहा है, तो उससे जाके ले लिया, प्रत्यक्ष रूप से मिला, डायरेक्ट मिल गया, उससे ले लिया। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, इसकी सीमाएं जो है सीमित तथा अनिश्चित होती है, जबकि इसमें कोई भी सीमाएं निश्चित नहीं होती है। फिर उसके बाद है सातवां, संबंध। प्राथमिक बाजार में कंपनियों का विनियोजकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे विनियोजक जो खरीदने वाले जो होते हैं, जो निवेश करने के इच्छुक होते हैं, वो सीधे कंपनी से खरीदते हैं। तो कंपनी का क्या हुआ, विनियोजक से सीधा संबंध हो गया। कंपनी ने बेचा, खरीदने वाला सीधे कंपनी से संपर्क, उसने ऑनलाइन आवेदन किया, कंपनी ने उसको आवंटन कर दिया, उससे पैसे ले लिए, तो सीधे क्या हुआ, कंपनी और विनियोजक के मध्य लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का विनियोजक के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्यक्ष संबंध हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीयक बाजार में कंपनियों का नए विनियोजक से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नया जो निवेशक है, नया विनियोजक है, वो सीधे कंपनी से निवेश नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के माध्यम से कंपनी में निवेश कर रहा है। भाई पुराना निवेशक जिसने खरीदा है, जिसने कंपनी से खरीदा, जो यहाँ पर जो विनियोजक है, प्राथमिक बाजार का जो विनियोजक है, वही विनियोजक यहाँ पर नए विनियोजक को जो बेचता है तो द्वितीयक बाजार के माध्यम से बेचता है, और जब कंपनी से खरीदता है तो प्राथमिक बाजार के माध्यम से खरीदता है, और जब सेकंड पार्टी जो दूसरे विनियोजक बेचता है तो द्वितीय बाजार के माध्यम से बेचता है। तो द्वितीय बाजार में कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर कंपनी का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि जो विनियोजक है जिन्होंने कंपनी से खरीदा है, वही विनियोजक नए विनियोजकों को अपना कुछ अंश या ऋण पत्र जो बेचता है, तो यहाँ डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कंपनी से नए विनियोजक का कोई संबंध नहीं होता, वो इनडायरेक्टली तौर पर किसी और के माध्यम से कंपनी में जा रहा है। तो यहाँ कंपनी और नए विनियोजक का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्लियर हो गया, ये 7 पॉइंट है मैंने आपको बताया। और इसमें अगर जोड़ना चाहें तो और एक आध चीज़ जोड़ सकते हैं। भाई यहाँ पर दीर्घकालीन निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाता है, यहाँ भी दीर्घकालीन निवेश जुटाया जाता है, लेकिन इसकी तरलता बहुत शीघ्रता से होती है, क्योंकि यहाँ पर धन शीघ्रता के साथ तरलता बनाया जा सकता है। इस पर
क्योंकि विनियोजक किसी और को बेचता, कंपनी को नहीं बेच रहा। यहाँ पर तरलता थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ समय नहीं लगता है। ठीक है, तो ये इसका अंतर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो फिर से एक बार देख लीजिए प्रतिभूतियों का प्रकृति क्या हुआ। यहाँ पर कंपनी पहली बार जारी करती है प्रतिभूतियों का, जहाँ पर पहले से ही निर्गमित की गई होती है, उन्हीं प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है। व्यवहार के पक्ष, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक निर्गमन करने वाला कंपनी जारीकर्ता और एक सामान्य विनियोजक, और इसमें होता है पुराना विनियोजक और एक नया विनियोजक। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद है पूंजी निर्माण। प्राथमिक बाजार पूंजी निर्माण प्रत्यक्ष रूप से ही करता है, और जबकि द्वितीयक बाजार पूंजी निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से करता है। फिर है तीसरा, चौथा, प्राथमिक बाजार में विनियोजक द्वारा प्रतिभूतियों केवल क्रय किया जाता है। याद रखेंगे, प्राथमिक बाजार में विनियोजक द्वारा प्रतिभूतियों का सिर्फ क्रय करता, परचेज करता, बेच नहीं सकता। क्योंकि कंपनी ने बेचना है, कंपनी ने बेचा है, तो कंपनी को थोड़ी बेचेगा, वो किसी और को बेचेगा। किसी और को बेचेगा तो द्वितीयक बाजार के माध्यम से बेचेगा। ठीक है, जबकि द्वितीयक बाजार में विनियोजकों द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों कार्य किए जाते हैं। क्लियर हो गया? और मूल्य निर्धारण, यहाँ पर प्रतिभूतियों का जो मूल्य निर्धारण है कंपनी के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के प्रबंधक द्वारा किया जाता है, एक नंबर में जरूर आता है। और यहाँ पर मूल्य निर्धारण क्या होता है? मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गया? भौगोलिक सीमाएं, इसकी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से कोई एक जगह निश्चित नहीं है, जबकि इसकी सीमाएं प्राय सीमित और निश्चित मानी जाती है। संबंध, प्राथमिक बाजार में कंपनियों का विनियोजकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि यहाँ पर कंपनियों का नए विनियोजकों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के बीच में अंतर। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिन्होंने इसके अर्थ को अच्छे से समझ लिया हो, अच्छे से इसको कंठस्थ कर लिया हो, और तो उसके लिए दोनों का अंतर करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्राथमिक बाजार क्या है और द्वितीयक बाजार क्या है। तो दोनों का अर्थ जानने के बाद फिर तो उसका अगर अंतर भी पूछेगा तो बड़े आसानी से उसको हल किया जा सकता है। जब तक इसके बारे में नहीं मालूम होगा, जब तक इसी चीज़ के बारे हमें जानकारी नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम उसके बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन कैसे करेंगे। भैया इसमें क्या गुण है, इसमें क्या गुण है, इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या कमियां हैं, जब तक उसके बारे में अच्छे से पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक किसी चीज़ का हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ऐसे ही यहाँ स्टडी के माध्यम से भी आपने किसी चीज़ को अच्छे से जब तक नहीं समझेंगे, तब तक उसके बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और ना उसका डिफरेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है किसी का डिफरेंट करना। तो इसलिए आप पहले किसी चीज़ का जब डिफरेंट करना हो तो उसका पहले जानिए, समझिए उसको। तो पूंजी बाजार और प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक बाजार का आज अंतर क्लियर किया है मैंने। पूंजी बाजार और द्रव्य बाजार का भी मैंने अंतर बताया था, उसके बारे में बताया था, जब उसको अच्छे से समझाया था। भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्य बाजार, प्राथमिक बाजार, और उसको द्रव्य बाजार, पूंजी बाजार, और पूंजी बाजार के अंदर प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित प्रश्न पेपर में जरूर आता है। इसलिए इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट्स बना के चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से ज़रूर अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।